ये दोनों जो है रिलेशनशिप में है। किसी रिलेशनशिप के लिए सबसे मिनिमम चीज क्या है जिसके बिना रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता है? वो प्यार है। तो बहुत सारा सेल मिलके ना टिश्यू बना लेता है। कि दुनिया में सबकी गर्लफ्रेंड एक जैसी है क्या? जैसे तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वैसे ही अमीबा के पास अपना कोई शेप नहीं होता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जिगर के फेफड़ों कैसे हो? स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे। मैं हूं शुभम और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का मूलभूत आधार। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपने पास कौन? अरे पहचानते ही होंगे, ये है अपना बबलू और ये है हमारी सुंदर सी कन्या बबली। और पूरे स्कूल में ऐसा बात फैला हुआ है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अरे स्कूल में तो ऐसा होता ही है भाई, होता है कि नहीं होता है? अगर स्कूल में एक लड़का और एक लड़की आपस में बात भी कर लेना तो पूरे स्कूल में रूमर फैल जाता है कि अरे उन दोनों में कुछ चल रहा है। होता है कि नहीं होता है? और ये फैलाने का काम किसका होता है? लड़की के बेस्ट फ्रेंड का। और बेचारा लड़का कभी कभी इस चक्कर में लड़की के असली बॉयफ्रेंड से पिटाई भी खा जाता है। छोड़ो उस बात को, इधर आओ। तो ये दोनों रिलेशनशिप में है, ऐसा बात फैला हुआ है। और तुम हो डिटेक्टिव, तुम हो यहाँ पे, तुम बंटी हो, ठीक है? तो तुम्हें पता करना है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है या नहीं। करना है तो कैसे मालूम करोगे तुम? कोई रिलेशनशिप में है या नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? उन दोनों के बीच प्यार देखेंगे। किसी भी रिलेशनशिप के लिए मिनिमम चीज क्या है? उन दोनों में प्यार होना चाहिए। अगर मान लो इन दोनों में प्यार है ही नहीं तो हम कहेंगे कि दोनों रिलेशनशिप में है, नहीं ना कहेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे मिनिमम चीज क्या है? प्यार है भैया, प्यार है। चलो वैसे ही हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है? इसमें से एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है और हमें पता करना है कि इसमें से लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। कैसे मालूम करेंगे? तो हम पता करेंगे कि इन दोनों में सेल किसमें प्रेजेंट है और सेल किसमें एब्सेंट है। अच्छा, मतलब कोई भी चीज जिसमें लाइफ है उसमें मिनिमम चीज सेल होना ही चाहिए। हाँ, अगर किसी चीज में सेल नहीं है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं है। तो मतलब लिविंग होने के लिए सबसे मिनिमम चीज क्या है? तो सेल है। इसीलिए सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। तो फंडामेंटल, यहां से फंडामेंटल क्लियर हुआ, हो गया। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हें कोई घर बनाना है। घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होता है? ईंट, ब्रिक्स चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? चाहिए होता है भैया। ब्रिक्स जब आपस में मिलता है तो वॉल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है भैया। और वॉल वगैरह मिलके ही ना रूम बनता है। हाँ, रूम बनता है। तो रूम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रूम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स ही ना पूरे रूम का स्ट्रक्चर बना रहा है। पूरे रूम का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? पूरे रूम का स्ट्रक्चर तो भैया ब्रिक्स बना रहा है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो है सेल बनाता है। इसीलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाता है वो कैसे भैया? अच्छा देखो इधर, ये है अपने पास क्या? ये है अपने पास सेल, ठीक है? बहुत सारा सेल मिला तो बहुत सारा सेल मिलके ना टिश्यू बना लेता है। क्या बना लेता है? टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो बहुत सारा टिश्यू मिला के तुम्हारा कोई भी ऑर्गन बना लिया। ये कौन ऑर्गन है? मान लो कोई ऑर्गन है, ऑर्गन बना लिया। और बहुत सारा ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? बहुत सारा ऑर्गन मिलके तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ऑर्गन सिस्टम बाद में क्या बना देता है? ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है भैया? जरूरी तो जिंदा रहने के लिए जरूरी तो वो है चट। ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल। अगर सेल ही नहीं रहता तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बन पाता? ह्यूमन बॉडी तैयार हो पाता? सेल नहीं रहता तो टिश्यू नहीं रहता, टिश्यू नहीं रहता तो ऑर्गन नहीं रहता, और ऑर्गन नहीं रहता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं रहता। मतलब ये सब कौन बना रहा है? हमारा सेल बना रहा है। तो सेल को इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। इसको छाप लो। अच्छा, फंक्शनल यूनिट देखो तो जितना भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस वगैरह होता है सारा सेल के अंदर ही होता है। इसीलिए सेल को हम लोग
फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। इसे जल्दी से छाप लो और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। हाँ तो लिख लिए, चलो अब देखो, अब एक बात बताओ कि दुनिया में सबकी गर्लफ्रेंड एक जैसी है क्या? नहीं है। किसी की बहुत लंबी होती है तो किसी की छोटी होती है, मतलब साइज में, मतलब हाइट में भाई, छोटी होती है कि नहीं होती है? होती है। और किसी की एकदम मोटी होती है, किसी की पतली होती है, शेप भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है कि नहीं होता है? और किसी किसी के पास दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड होता है, होती है कि नहीं होती? दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड होती है भैया। तो जब गर्लफ्रेंड सेम नहीं है तो क्या सेल का वैरायटी पूरे दुनिया में सेम होगा? नहीं ना होगा। तो हर ऑर्गेनिज्म में सेल शेप, साइज और नंबर में वेरिएशन होता है, मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम शेप की बात करें तो तुम्हारे अंदर जो आरबीसी है उसका शेप क्या होता है? तुम्हारे अंदर जो आरबीसी है ना उसका सेल शेप होता है राउंड एंड बाइकनकेव। अच्छा भैया, और जो अमीबा होता है ना, जैसे तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वैसे ही अमीबा के पास अपना कोई शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है, कोई भी शेप ले लेता है अमीबा। हाँ, और नर्व सेल देखो, लंबा इलोंगेटेड फैला हुआ दिख रहा है। हाँ, तो और इसमें से ब्रांचिंग दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है। तो ये होता है इलोंगेटेड और ब्रांच्ड। बुझे? बुझ गया। अच्छा चलो अब हम लोग साइज की बात करते हैं। तो साइज, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल जो है ना वो ऑस्ट्रिच का सेल है। किसका? ऑस्ट्रिच एग दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। ठीक है भैया। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो एक बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया, जो कि जिसका नाम है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और PPLO ही निमोनिया कॉज करता है। तो यहाँ तक बुझाया? बुझाइए गया होगा, लिख लो। हाँ तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर की तरफ। ये सेल किसी किसी में ना, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही होता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक सेल, मतलब 2 3 4 5 इनफाइनाइट तो नहीं होगा, मतलब बिलियन ट्रिलियन में सेल होगा। अच्छा देखो, ये हो तुम, ठीक है, ये है अपना बबलू और ये है बबली। जैसा कि अभी बताया हूं कि ये दोनों किसमें है? रिलेशनशिप में है, ठीक है। और ये बेचारा सिंगल है जो दूसरों को ताकते रहता है, ठीक है। और ये दोनों साथ रहते हैं और ये सिंगल है तो अकेले रहता है। तो क्या ये सिंगल है तो ये जिंदा नहीं रहेगा? तुम सिंगल हो तो तुम जिंदा हो कि नहीं हो? जिंदा है भैया। तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है भैया। और ये तो खूब मजे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये दोनों? हाँ, तो ये दोनों भी एग्जिस्ट करेगा, रिलेशनशिप वाला भी करेगा एग्जिस्ट। हाँ करेगा। अच्छा, ये दोनों क्या सारा काम ये बोलेगा कि नहीं नहीं बबली तुम ही सारा काम करो, या फिर बबली बोलेगी नहीं नहीं बबलू तुम ही सारा काम करो? ऐसा होगा कि भर दिन बेचारी ये काम करे और ये बैठ के खाना तोड़े सिर्फ, या फिर भर दिन बेचारा ये काम करे और बैठ के ये बस सोए रहे पूरे दिन? ऐसा होगा? ऐसा नहीं ना होगा। दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो लेबर का डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? काम का दोनों में बंटवारा हो गया। ये बोलेगा झाड़ू पोछा तुम करो, किचन में तुम रहो, बाहर हम देखेंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। हाँ, तो यहाँ पे काम का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अच्छा, और बेचारा जो सिंगल है ये किसी को बोल सकता है कि नहीं मेरा काम तुम कर दो? इसके पास कोई है नहीं है, तो सारा काम बेचारा इसी को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भैया। तो ये जो सिंगल है ना यही तुम्हारा हो गया यूनिसेल्यूलर और ये तुम्हारा हो गया मल्टी सेल्यूलर। तो आओ इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो ये क्या है? यूनिसेल्यूलर है। तो यूनिसेल्यूलर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भैया। अच्छा,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म विच ओनली हैव वन सेल, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, वो क्या है? तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अरे भाई यहां पे सेल नहीं भाई, ऑर्गेनिज्म कर देना। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल बता दो भैया। तो इसका एग्जांपल लिख लो, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ईटीसी कर दो। जब कुछ ना है तो ईटीसी लिख दिया करो। ठीक है भैया, अब देखो ये इंडिपेंडेंटली ईस्ट करेगा? नहीं करेगा भैया। यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्लेवर, काम का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भैया। अच्छा तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो ये होता है ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन टू सेल्स, जिसके पास दो या दो से ज्यादा सेल्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टू और ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो या दो से ज्यादा सेल है उसे क्या कहते हैं? उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फिर इसका एग्जांपल क्या हो गया? अरे तुम एनिमल, भाई हम एनिमल है? नहीं तुम एनिमल नहीं हो तो क्या हो? ह्यूमन तो हम लोग हैं। प्लांट, और फिर नहीं आता है मुझे तो क्या लिख दूंगा? ईटीसी। ठीक है, इसे भी छाप लो। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने डिस्कवरी ऑफ सेल पे, कि सेल का खोज कैसे हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो हमारे एक भाई साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक। वो क्या किए कि एक ओक ट्री होता है, क्या? ओक ट्री, उसका ऊपर का कॉर्क सेल मतलब छिलका निकाल के लाए ऊपर से, और एक माइक्रोस्कोप बना के रखे थे। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उन्हें एक केज जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा, जिसे उन्होंने सेल कहा। क्या कहा? सेल। तो सेल नाम कौन दिया था? तो सेल नाम दिए थे रॉबर्ट हुक। कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो है, जो सेल देखे थे ना, जो रूम टाइप का स्ट्रक्चर, जो सेल देखे थे ना? नहीं देखे थे। तो वो जो एक्चुअल में डेड सेल था। बताइए, इतना मेहनत की है और मरा हुआ नसीब हुआ, जैसे जिसकी किस्मत। उसके बाद आए हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक भैया। कब आए? तो 1674 में आए। रॉबर्ट हुक कब आए थे? तो 1655 में आए थे। ठीक है, तो ये क्या किए कि इनका आदत था हर जगह से पानी कलेक्ट करने का, कभी रिवर से कलेक्ट, पॉन्ड से, नाली वगैरह से पानी वगैरह कलेक्ट करते रहते थे। और एक दिन जो है पॉन्ड से पानी लेके आए, और पॉन्ड के पानी को जब माइक्रोस्कोप में देखे ना तो उन्हें लिविंग सेल्स मिला। क्या मिला? लिविंग सेल। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। कैसे किया? तो पॉन्ड वाटर में किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छाप लो। हाँ, अब हम लोगों ने डिस्कवरी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सेल थियरी के बारे में, कि सेल थियरी होता क्या है, या फिर सेल थियरी है क्या। तो इसका शुरुआत पहले किए स्लाइडेन साहब। स्लाइडेन साहब जो एक बॉटनिस्ट थे भैया। बॉटनिस्ट क्या होता है? तो बॉटनिस्ट होता है जो प्लांट वगैरह का स्टडी करते हैं ना, उससे बॉटनिस्ट कहते हैं। और जो एनिमल वगैरह का स्टडी करते हैं उसे जूलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्लाइडेन साहब बॉटनिस्ट थे, तो देखे कि पूरे दुनिया में ना सेल पता करने का एकदम होड़ मचा हुआ है। तो बोले हम क्यों पीछे रहे, तो भी बोल दिए कि जितना भी प्लांट है ना वो सारा सेल से बना हुआ है। ठीक है, और ये सब बात जो है हमारे सुन रहे थे स्वान साहब। स्वान साहब भी लाइक मस्त है, आप उनको भी करना है। तो क्या किए कि वो तो बॉटनिस्ट थे तो प्लांट के बारे में बताया, और ये जूलॉजिस्ट थे तो उनका ही टिप दिए। ये भी बोले कि जितना भी एनिमल है ना सब सेल से बना हुआ है। लड़ाई हो गया दोनों में। वो कहा तुम मेरा कॉपी किया, नहीं हम पहले बोले तुम मेरा कॉपी किया। दोनों में लड़ाई हो गया। जब दोनों में लड़ाई हो रहा था ना तो बगल से हमारे रुडोल्फ विर्चो चाचा जा रहे थे। कौन? रुडोल्फ विर्चो। वो पूछे अच्छा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो बोला कि हम बताए हैं कि प्लांट सेल से बना हुआ है। वो बोला कि हम बताए हैं एनिमल सेल से बना हुआ है। अच्छा, तो बोले अच्छा ठीक है, तुम तीनों तो बता दिए, ये बताओ कि वो सेल आया कहां से? सेल आया कहां से जो प्लांट बन गया, एनिमल बन गया?
तो दोनों मुंह बा दिए, ये तो हमको अब नहीं करता है। तो वहीं से बोले रुडोल्फ चचा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये दोनों को लगा कि गाली दिए हैं, चचा गाली देके चले गए। और कौन गाली? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। दोस्त को बस इतना बोल देना, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। दोनों को लगा गाली बोल गया है। दोनों घर गया और गूगल पे सर्च किया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या है। तो पता चला ओमनिस सेल्यूला का और ई सेल्यूला का मतलब पता चला कि नहीं, चचा तो गाली नहीं दिए हैं। वो बोले हैं कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले से है ना, नया सेल भी उन्हीं से आया है। जैसे तुम्हारे पापा है तो तुम पापा से आए हो कि नहीं आए हो? तो पापा तुमसे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो प्री एग्जिस्टिंग हो गया, और तुम बाद में आए हो कि नहीं, तो तुम न्यू हो गए। तो वैसे ही जितना भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, और यही तीन मिलके क्या बन जाता है? सेल थियरी बन जाता है। तो आओ सेल थियरी लिख लेते हैं। तो सेल थियरी का पहला पोस्टुलेट क्या है? तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, इससे बना हुआ है सेल से एंड और किससे? प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है। ठीक है भैया। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था जो चचा देखे गए थे? वो बोले थे कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ, तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लेक्चर लास्ट तक देख रहे हो ना, तो तुम ऑलरेडी 95% बच्चों से आगे निकल चुके हो। वो कैसे? तो ये जो 95% बच्चे हैं ना, वो वीडियो खोलेंगे और पीछे देखेंगे व्हाइट बोर्ड है, वही बंद कर देंगे। क्योंकि उन्हें जो बच्चे हैं ना, उन्हें बड़े बड़े बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ना है। उन्हें लगता है स्मार्ट बोर्ड वाले ही अच्छा पढ़ा सकते हैं। वो तो गए काम से, वो तो 95% गए ना, बचे 5% जो तुम ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। विश्वास मानो तुम उन सबसे बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस है और तुम्हें खुद पे यकीन है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा।